हेलो बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने आपको वर्क का डेफिनेशन समझाया था एंड कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना सिखाया था और साथ साथ वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना सिखाया था। आज बेसिकली अपन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन को और काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम आप एनएलएम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं खासा। मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। पी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम इंटू वी वेक्टर। पी वेक्टर को लिखते हैं अपन एम इंटू वी वेक्टर, वेयर एम इज अ मास। मास होता है बेटा स्केलर। मास क्या होता है? स्केलर। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बट v इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, हेंस मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ना कि एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या रहेगा? वेक्टर या स्केलर? तो रिजल्ट वेक्टर ही रहेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाएगा। उसी का एग्जांपल है, यहां पे ध्यान से देखिए। वेलोसिटी वेक्टर है, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया मास से, तो ये मोमेंटम वेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर ऑब्जेक्ट भागता है, भागने की डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट एंड वेयर। वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट एंड वेयर। स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट। स्पीड का मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। That's it. It is called speed. How fast object is moving. कितना तेज चल रहा है, कहां चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। Velocity मतलब क्या होता है? How fast and where. इसका मतलब है कितना तेज और कहां। ये किस चीज को बताता है? वेलोसिटी को। और ये क्या है? स्पीड है। तो ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, हेंस मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, राइट? ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब है तुम्हारा नेक्स्ट, इसमें चेंज इन मोमेंटम आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए बेटा क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का असल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं देखिए। काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर से लिया है। अब अच्छे से समझना, v डॉट वी, a डॉट b क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? av cos थीटा। दो वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर देता है वो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो क्या होता है? ab cos थीटा। वही यहां पे कंसेप्ट लगाओ, v वेक्टर डॉट v वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर, स्पीड मतलब सिर्फ हाउ फास्ट। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं अपन? स्पीड कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सेम वेक्टर का v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर से ले लिया अपन ने, तो दोनों का, इसका मैग्नीट्यूड v, इसका भी मैग्नीट्यूड v, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है? 1। तो ये बनेगा हाफ एम बी इंटू वी वी स्क्वायर। ये आपका है काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा क्या है? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म तो स्केलर है। ये टर्म क्या है? स्केलर है। क्यों? क्योंकि v डॉट v स्केलर मिलता है, तो असल में स्पीड का होल स्क्वायर हो गया। और स्पीड क्या है? स्केलर। अगर स्पीड स्केलर है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा स्केलर। अब ढंग से सुनिएगा प्लीज, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। ढंग से समझिएगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर और स्केलर। मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, बट काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी आगे चल रही है m मास का v वेलोसिटी से, एक बॉडी m मास का v वेलोसिटी से पीछे चल रहा है, दोनों में कॉमन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बट मोमेंटम इक्वल नहीं है। मोमेंटम इक्वल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मोमेंटम इक्वल नहीं है। क्यों? मोमेंटम होता है m इंटू वी का प्रोडक्ट और डायरेक्शन आगे की तरफ। तो इसका मोमेंटम आगे, इसका मोमेंटम पीछे। इतना समझ में आ गया है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, पूरा ही लिख ले, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ढंग से समझिएगा, एक बार मैं आपको और समझाता हूं। देखो, मान लो कि अब रोड पे चल रहे हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, रोड पे चल रहे हो, सामने एक ट्रक खड़ा है। तुम मोबाइल फोन यूज करते हो, रोड पे चल रहे हो, सामने एक ट्रक खड़ा है।
और जाके तुम ट्रक से टकरा गए तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, मुंह नाक टूटेगा, है ना, थोड़ा सा इधर उधर चोट आएगा। तुम चल रहे हो ना, आराम से धीरे धीरे चल रहे हो और रेस्ट में खड़े ट्रक से टकरा जाते हो तो थोड़ा नुकसान होगा, कोई बात नहीं। मान लो अगले दिन कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से तुम ऐसे ही जा रहे हो, ज़्यादा नुकसान हुआ तो था नहीं, ऐसे ही जा रहे हो और सामने से ट्रक चल के आ रही है और उस चलते हुए ट्रक से तुम टकरा गए तो क्या होगा? निपट जाओगे। तो सेम ट्रक जब रेस्ट में था वो तुम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन अगर वो ट्रक जब मोशन में था तो तुम पे ज़्यादा वर्क कर दिया, ज़्यादा इफेक्ट डाल दिया, मतलब ज़्यादा वर्क कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास मोशन में होने की वजह से कार्य करने की, वर्क करने की क्षमता ज़्यादा था। एंड वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होता है उसको कहते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट अ कैपेबिलिटी ऑफ वर्क। रेस्ट में जो ट्रक खड़ा था उसके पास वर्क करने की क्षमता कम है और जो ट्रक मोशन में है उसका वर्क करने की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में होने की वजह से उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है ये बात? तब देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एक काम करें, अगर अपन यहां पे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा m² और m² इंटू v² मतलब m इंटू v का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p², क्योंकि p इज इक्वल टू क्या? mv। तो ये बन जाएगा आपका p² डिवाइडेड बाई 2m। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m। बट यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां से ध्यान से समझिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर होता है कि स्केलर? स्केलर होता है, लेकिन मोमेंटम तो वेक्टर होता है। तो एक वेक्टर को स्केलर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? p²। p इज नॉट मोमेंटम, p इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग मोमेंटम, आई एम कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विथ अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो मैग्नीट्यूड ही है बस। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं किसके रिलेशन में लिख रहा हूं, किसके टर्म्स में लिख रहा हूं? मोमेंटम के टर्म्स में कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सिर्फ मैंने मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिया p² बाई 2m। अच्छा, अगर मैं 2m को यहां ले जाऊं और इधर बने रह जाएगा p², तो p² इज इक्वल टू 2m के ही लिख सकता हूं। देखो p² इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 2m के ही। स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो p इज इक्वल टू आ जाएगा √2m के। तो ध्यान दीजिए, अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p² एंड काइनेटिक p इज प्रोपोर्शनल टू √ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गया? तो कभी कभी पूछ देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को डबल कर दिया, एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को क्या कर दिया? डबल। अगर ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगा और यही स्क्वायर इधर रख दिया तुम तो ऐसे समझो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल करोगे तो मोमेंटम √2 टाइम्स बढ़ेगा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, बट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। ये दोनों फॉर्मूला असल में अलग अलग है कि एक ही चीज है? ये दोनों फॉर्मूला एक ही चीज है, ये दोनों फॉर्मूला अलग अलग थोड़ी ना साहब, एक ही चीज है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लिया, लिख लिया, चलो आगे देखो। अब यहां पे ढंग से अगर समझें आप तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है k इज इक्वल टू p² बाई 2m। देखिएगा, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg having same momentum, two objects of mass 3 kg and 5 kg having same momentum, then ratio of kinetic energy, सुनो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ mv² भी होता है और p² बाई 2m भी होता है, p² बाई 2m, तो p1 बाई 2m। और दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे आप p2 का होल स्क्वायर बटा 2m2, ये लिखेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो कह रहा है कि हैविंग सेम मोमेंटम, बोथ द पार्टिकल हैविंग सेम मोमेंटम, मतलब p² से p² कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, m ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं रिलेशन को m2 बटा m1। Hence,
काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू m2/m1। दूसरे का मास 5 kg, पहले का मास 3 kg, 5/3। आपको यहाँ सीखने को मिला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है pa²/2m। मान लो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का मोमेंटम सेम है, क्या है, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, तो इनका काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। आप यहाँ से कह सकते हैं सर हमने तो पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हेंस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू मास। कंफ्यूज नहीं होना, चलो बताओ काइनेटिक एनर्जी का बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास को मैं डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा। मास देखो ना यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम बे रामलाल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। मास को डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, मास को हाफ करोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ होगा, मास को 10 टाइम्स करोगे काइनेटिक एनर्जी 10 टाइम्स होगा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रोवाइडेड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी भी तो है। अच्छा, मास को तूने क्या किया, डबल, और वेलोसिटी को कर दिया आधा, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगा ना। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मूले में इसको स्पीड को कांस्टेंट मानोगे, ये वाला टर्म स्पीड का होल स्क्वायर अगर कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू pa²/2। अगर मैं बोलता हूं मोमेंटम सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं, स्पीड सेम नहीं, मोमेंटम सेम है, अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे आके 90% बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आप तो कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। आप यहाँ कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो बेटा फॉर्मूला भी तो दोनों अलग है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी pa²/2 में, अगर p कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। देखिए अगर मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, एकदम सिंपल ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी और मास का, और सेम काइनेटिक एनर्जी और मास का, तो कैसा बनेगा ग्राफ। देखिए ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों। अगर v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, एकदम सही फॉर्मूला है। बट इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये सही होगा। क्या आपको समझ आया ये बात? स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg हैविंग सेम मोमेंटम, देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स रेशियो ऑफ मास, इनवर्स रेशियो ऑफ मास। ये है काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 3 kg का, और ये काइनेटिक एनर्जी 5 kg का, इनवर्स रेशियो ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास तब होता है, काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास सामने आ रहा है, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास होगा। लेकिन स्पीड की बात कर रहा है या कि मोमेंटम की बात कर रहा है? मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू pa²/2m। मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ से पता चलता है वो। तो काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, और काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जब 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 स्पीड कांस्टेंट हो। समझ आया कि नहीं आया? लिखिए प्लीज इसको, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इफ two object of mass 4 kg and 12 kg then find ratio of momentum if kinetic energy is same, then find ratio of momentum is kinetic energy is same। हमें क्या निकालना है? मोमेंटम का रेशियो निकालना है अगर उनका काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg एंड 12 kg, 2 ऑब्जेक्ट मास 4 kg एंड 12 kg है।
देन फाइंड रेशियो ऑफ मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी सेम। तो बच्चा क्या करता है कि रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछा है तो P इज इक्वल टू लिखता है m इंटू वी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल P मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे P और M का तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। मास को डबल करने पे मोमेंटम डबल होता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तभी तक सही है जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या मानते हो, कांस्टेंट मानते हो। अगर यहाँ पे v कांस्टेंट है तो ही P इज प्रोपोर्शनल टू मास होगा। यहाँ पे v कांस्टेंट मानेंगे तभी तो P इज प्रोपोर्शनल टू मास लिखेंगे ना। अगर मान लो v भी वेरी कर रहा है, तुम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों का स्पीड सेम नहीं, अलग अलग स्पीड है, तो कैसे कंपेयर करोगे मोमेंटम को? मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है, प्रोवाइडेड स्पीड इज कांस्टेंट। जिसका स्पीड कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। ये तो तब की बात हो गई, लेकिन इस सवाल में रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है, तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स से देखना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है √2m_k। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी साहब सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, मतलब अरे सॉरी √2m P सॉरी मोमेंटम P इज इक्वल टू √2m_k। अब देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी सेम है साहब, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो P इज प्रोपोर्शनल टू √, मास। P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √, मास होगा। अब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे P1/P2 दैट इज इक्वल टू √m1/m2। पहले ऑब्जेक्ट का मास बताइए 4 kg और दूसरे ऑब्जेक्ट का 12 kg, तो क्या हो जाएगा 1:√3। तो P1:P2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 1:√3। तो ध्यान से समझिए, बच्चा जल्दीबाजी में सोचता है मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का रेशियो मतलब मास का रेशियो, ऐसा नहीं है। मोमेंटम का रेशियो मास का रेशियो हो सकता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। P1/P2 मोमेंटम का रेशियो इज मास का रेशियो, लेकिन ये तभी तक सही है जब आप क्या बात कर रहे होंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पे मोमेंटम का रेशियो इज रूट ऑफ मास का रेशियो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। मोमेंटम का रेशियो इज रूट ऑफ मास का रेशियो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। क्या ये आपको ये बात समझ में आ रहा है अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए। अच्छा, इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर आप ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम वर्सेस मास का, तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट मानते हैं तो P इज प्रोपोर्शनल टू √m है, मतलब ग्राफ मास की तरफ झुका हुआ होगा। जिसका पावर मतलब x एक्सिस पे जिसको आप प्लॉट करते हैं उसका अगर पावर कम हो, रूट मास का मतलब है कि m का पावर हाफ है, तो ग्राफ उसकी तरफ बेंड हो जाएगा, मास की तरफ ग्राफ क्या होगा, बेंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लो। अब आगे देखो, क्या आपको थोड़ा समझ आया कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल तो होता है जब स्पीड कांस्टेंट होता है, बट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, मोमेंटम मास के प्रोपोर्शनल होता है जब स्पीड कांस्टेंट होता है, बट मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? सिंपल सी बात है, ध्यान से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे y एक्सिस पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को रखा है, x एक्सिस पे मैंने मोमेंटम को रखा होता है। इसी फॉर्मूले के क्रॉसपेंडिंग अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं इसी फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे रखा है तो इसको y रख दूंगा, इज इक्वल टू देखो P²/2m होता है। तो मैंने x एक्सिस पे किसको रखा है, P को। x एक्सिस पे किसको रखा है, P को। देखो ये P को, तो मैं P के जगह पे x रख दूंगा, तो यहाँ स्क्वायर था तो ये स्क्वायर बन जाएगा और 2m को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। एक बात जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको ध्यान से लिख लेना। ग्राफ या रिलेशन दो फिजिकल क्वांटिटी का जब आप देखते हैं, ग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो दो ही फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनता है। 3 फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ बन सकता है क्या? ग्राफ जब बनाते हो तो ग्राफ 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक साथ बन सकता है क्या? नहीं। ग्राफ हमेशा बनता है 2 एक्सिस लेके, y और x। y पे एक फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं, x पे एक फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं। अब y x पे किस तरह से डिपेंड करता है वो अपन देखते हैं। मतलब ग्राफ हमेशा 2 फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब जो तुम्हें लिखना वो लिखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ढंग से लिखना। ग्राफ हमेशा 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच बनाते हैं, लेकिन फॉर्मूले में 3 फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसे? देखो, अगर तुम बात करो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का तो ½ mv² होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा P²/2m, मोमेंटम होता है mv, बट यहाँ पे मोमेंटम को ये भी लिख सकते हैं √2m_k।
तुम कोई सा भी फॉर्मूला उठाओ, कितने फिजिकल क्वांटिटी है? 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक फॉर्मूले में हमेशा फिजिकल क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा ही होते हैं, 2 वाले बहुत कम है फॉर्मूला। 1-2 हो सकता है, जैसे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ऐसा ही होता है 1-2। नहीं तो तुम कोई भी फॉर्मूला उठाओ, जहां तक अभी तुमने एनएलएम में पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। तो रिलेशन हमेशा कितने के बीच होता है? 3 के बीच। कंपेयर या ग्राफ कितने के बीच बनता है? सिर्फ 2 के बीच। तो तीसरा को क्या मानेंगे अपन? कांस्टेंट। तो यहां पे देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। मास को क्या माना अपन ने? कांस्टेंट। मास को अपन ने माना है कांस्टेंट। देन काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब मैं वाई एक्सिस पे किसको रख रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी को। तो फॉर्मूले में एग्जैक्टली यहां पे वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह पे वाई रख दूंगा। और ये तरीका समझना, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे मैंने मोमेंटम रखा है, तो पी और एक्स एक ही बात हुआ, तो मैं एक पी के जगह पे एक्स रख दूंगा, तो यहाँ पे एक्स रखूंगा, तो क्या बनेगा? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब कैसा ग्राफ? पैराबोला। एक्स का पावर वाई के कंपेयर में ज्यादा है, तो ग्राफ ऊपर उठा हुआ ऐसा बनेगा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ। अगर ऐसा हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर का ग्राफ, तो कैसा बनेगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर का ग्राफ। तो सुनो, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर में क्या होता है? एक सिंपल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ढंग से देखना, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा नहीं हो रही तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब वाई एक्सिस में मैंने क्या रखा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और वाई एक्सिस एक ही बात है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? तो एक्स एक्सिस मैंने पी स्क्वायर रखा है। मैं ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का नहीं देख रहा हूं, मैं ग्राफ काइनेटिक एनर्जी एंड पी स्क्वायर का देख रहा हूं। तो मैं एक्स एक्सिस पे जिसको रखता हूं ना, उसी को एक्स के बराबर मानूंगा। तो यहाँ पे एक्स को के बराबर क्या मानूंगा? पी स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दूंगा, तो वाई बराबर एक्स। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। समझ आया कहानी? देखो, मैं ग्राफ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पी का बनाया था, तो एक्स एक्सिस पे पी को रखा है मैंने, तो एक्स के पी के जगह पे मैं यहाँ पे एक्स रख दूंगा। और यहाँ पे ग्राफ में बना रहा हूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस पे, एक्स स्क्वायर का एक्सिस नहीं होता, एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में मैं पी स्क्वायर को रख रहा हूं, तो मेरा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर के बीच देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी के जगह पे मैं वाई रखूंगा और पी स्क्वायर के जगह पे मैं एक्स रखूंगा, तो वाई बराबर एक्स है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये देखो, P और रूट के के बीच मान लो ग्राफ बनाना है, तो तुम जानते हो फिर से रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2m के। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2m के। देखो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2m के। तो देखो, ये वाला टर्म तो अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मास कांस्टेंट, तभी ये रिलेशन सही होगा। अब देखो, वाई एक्सिस पे मैंने किसको रखा है? P को, तो P के जगह पे वाई रख दो। ये कांस्टेंट है, कोई बात नहीं करना। रूट के ही फॉर्मूले में ये कांस्टेंट तो उसका दो रूट के ही, और एक्स एक्सिस पे असल में मैंने रूट के ही को रख दिया, तो ये एक्स हो गया। तो रिलेशन कैसा बन रहा है? वाई बराबर एक्स। सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है अच्छे से? ग्राफिकल एनालिसिस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से इसको समझ लीजिए। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। लिख लिया? आगे देखो, अब समझना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ एक दो। जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछूं रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन पी का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में बनाना होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारा रूट के ही है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारा 1 अपॉन पी है। तो असल में एक्स एक्सिस पे मैं 1 अपॉन पी को रखता हूं, तो इसको एक्स बोलूंगा मैं, और वाई एक्सिस पे रूट के ही है, तो ये वाई है। सिंपल, वाई एक्सिस मतलब वाई के जगह पे मैंने रूट के ही रखा है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स के जगह पे 1 अपॉन पी रखा है। अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो के और पी के बीच में रिलेशन ढूंढूंगा, और के और पी के बीच में रिलेशन ये रहा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यही तो है भाई साहब। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे तो रूट के ही है सर, तो काम करता हूँ, ये तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दें। यहाँ पे बनेगा तेरा P इज इक्वल टू रूट अंडर के। बन गया? दिख गया? हाँ सर दिख गया। चल ठीक है, अब सुन अच्छे समझना। 1 अपॉन पी को क्या बोला तूने? x। 1 अपॉन पी को क्या बोला है? x। तो p को क्या बोलेगा? ये p इधर जाएगा तो 1 अपॉन x, तो यहाँ पे जो p है उसको बोलेगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू
रूट के को क्या बोला है तूने? वाई। एकदम आसानी से विजुअलाइज कराया मैंने, एकदम सिंपल वे में विजुअलाइज कराया। रूट के को क्या बोला है? रूट के वाई एक्सिस पे रूट के रखा है, मतलब रूट के इज वाई, रूट के इज वाई एंड 1/p इज x, देन p इज 1/x। अरे भाई p आ जाएगा तो 1/x होगा, तो y इज इक्वल टू 1/x मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। समझ आया कि नहीं आया? ये था तुम्हारा सवाल। ड्रॉ, सवाल के फॉर्म में लिख देता हूं, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन रूट के एंड 1/p। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। कोई खास बात लगा क्या इसमें आपको? रूट के और 1/p नहीं कर पाता बच्चा, ये उसके दिमाग से बाहर की बात है। कैसे किया अपन ने? पहले तो रिलेशन लिख लिया, p इज इक्वल टू रूट के होता है। y एक्सिस पे मैंने रूट के डाला था तो सिंपल रूट के को y बोल दिया, एंड x एक्सिस मैंने 1/p रखा था तो 1/p इज x, तो p इज 1/x, y इज इक्वल टू 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ग्राफ ये बनेगा साहब। डन, समझ में आ गया अच्छे से एकदम? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो, ठीक है ना? तो ग्राफिकल एनालिसिस इज नॉट अ बिग डील, बहुत इजी होता है, आप कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए इसको। चलो साहब, अब हम बात करते हैं चेंज की। अगर मैं P में चेंज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, ये सब चीजों की बात करते हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से। इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट becomes double, then find change in kinetic energy, then kinetic energy will be simple। ऐसा सवाल पूछते हैं कि if momentum of object becomes double then find kinetic energy। momentum of object of a object, तो यहां पे लिख रहा है कि momentum of a object, ये सॉरी ये यहां नहीं था, momentum of a object मतलब एक ऑब्जेक्ट becomes double, then find ratio of, then find kinetic energy। तो देख मेरे भाई, kinetic energy को लिखेगा तू हाफ mv², तो इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें मोमेंटम है नहीं। मोमेंटम के टर्म्स में kinetic energy लिखना पड़ेगा, तो kinetic energy तेरा हो जाएगा p²/2m। अब बात सुन, ए ऑब्जेक्ट की बात करें, एक ही ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल सी बात है कि मास कांस्टेंट होगा, एंड मोमेंटम को क्या किया है? डबल, तो p को डबल करा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p²। p को डबल करोगे, किसको डबल करोगे? मोमेंटम को डबल करोगे, तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये p 2p हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स काइनेटिक। अच्छा करके सॉल्व कर देता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू p², काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? तो इज इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर। यहाँ से p² से p² कैंसिल होगा, होल स्क्वायर तो ये बनेगा 4, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी p² के प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं मोमेंटम को डबल करूंगा, p को डबल करूंगा तो 2p का होल स्क्वायर, मतलब कितना टाइम्स फैक्टर बनेगा? 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। अब समझिएगा, परसेंटेज चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। ये सवाल तुम कर लोगे, बहुत छोटे छोटे सवाल है। परसेंटेज चेंज मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज के बारे में बात करते हैं। तो परसेंटेज चेंज दो तरीके से अपन कर सकते हैं। एक स्मॉल चेंज, इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, परसेंटेज चेंज 5% से कम है, और इफ परसेंटेज चेंज इज ग्रेटर देन 5%। क्या होता है कि आपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, तो अगर चेंज 5% से कम होगा ना, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की वजह से वो बहुत छोटा चेंज होने की वजह से उसको आप डिफरेंशिएशन के टर्म्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज चेंज अगर 5% से ज्यादा है, 10%, 20%, तो उसको कन्वेंशनल चेंज के फॉर्मूले से करना पड़ेगा। इस केस में आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ा होगा, परसेंटेज एरर। उस तरीके से परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, किसी भी x कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x बटा इनिशियल वैल्यू ऑफ x गुना 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मेट है।
तो आपको मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम पता होना चाहिए, तब आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा इनिशियल गुना 100। ये कन्वेंशनल तरीका है। यही चीज जब मैं यहां लगाऊंगा, यही चीज मैं यहां लगाऊंगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू को डेल्टा एक्स बोल सकता हूं मैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स बाई एक्स गुना 100, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर चेंज बहुत कम है, 5% से कम है, तो ये dx हो जाएगा। अरे भाई रामलाल, डेल्टा एक्स dx हो जाएगा, और अगर ये dx हो गया मतलब dx इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को ही तो डिफरेंशिएशन कहते हैं, dy बाई dx, y में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज बटा x में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग, आपको याद है एरर एनालिसिस भी हमने परसेंटेज चेंज के टर्म्स में ही निकाला था, तो मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म्स में निकाला था। एरर एनालिसिस यूज करते हैं। एरर एनालिसिस कैसे यूज करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू है x, तो सिंपल यहां से डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा ये। अब इसको y से डिवाइड कर दोगे तो नीचे आ जाएगा y। तो ये आपका जब जो बनेगा ना, y से डिवाइड कर दोगे नीचे आ जाएगा x। देखो y बराबर x था, तो ये y में परसेंटेज चेंज सिंपल हो जाएगा dx बटा x, dx बटा x। और परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 से दोनों तरफ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब सुनो यहाँ पे इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में एरर एनालिसिस में यूज किया होगा। देखो ये हो जाएगा सिंपल dy बाई y, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूँ, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, तो पावर बाहर और सिंपल हो जाएगा dx बाई x। परसेंटेज एरर निकाला था तूने, परसेंटेज एरर का कंसेप्ट सीखा होगा, तो इसी तरीके से सीखते हो ना कि पावर बाहर आ जाता है जस्ट। परसेंटेज एरर में, परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन में, वहां पे डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से तुम्हें ये सिखाया होगा कि अगर पावर हो तो एरर निकलते समय पावर को बाहर लगा दो। वही वाली बात है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मान ले एक फॉर्मूला है, अपने को x y में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो सिंपल अगर चेंज परसेंटेज चेंज 5% से कम है तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाऊंगा, सिंपल लिखूंगा y को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये होगा dy बाई y इज इक्वल टू, पावर बाहर आएगा 2 इंटू dx बाई x, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये ईजी होगा, ये सॉल्व करना ईजी होगा, ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी मैं करके दिखाता हूं। ये है तेरा कन्वेंशनल परसेंटेज चेंज। अगर परसेंटेज चेंज बड़ा हो, 5% से बड़ा हो, तो आप करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। लेकिन परसेंटेज चेंज अगर छोटा है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं अभी अब करके दिखाता हूं। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए, लिख लीजिए। अब देखिए इसको मैं लिख के दिखाता हूं कि आप कैसे करेंगे, सवाल कैसे आते हैं। देखो अब सवाल होगा काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीजेस बाई 2%। देखना सवाल, देखना अच्छे से समझना। इफ काइनेटिक एनर्जी इज increases by 2%, then find percentage change in momentum। और ये सवाल सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बनता, किसी भी चैप्टर में दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होगा, एक में परसेंटेज चेंज दिया होगा और दूसरे में आपको परसेंटेज चेंज निकालना होगा। तो कैसे करेंगे सवाल को, देखिए इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाय 2%, काइनेटिक एनर्जी को 2% बढ़ाया, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे परसेंटेज चेंज को डी के ई बटा के ई, अरे वही तो समझाया था, चेंज का फॉर्मूला डेल्टा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल, और यहाँ पे चेंज छोटा है, कितना है देख 2%, छोटा है, तो इसको लिखेगा डी के ई बाई के ई इज इक्वल मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2%। यही तो दिया हुआ है। अब तुम्हें निकालना है परसेंटेज चेंज वांट, एक ही लाइन में जवाब आएगा। देख 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 देख, P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m होता है क्या, हाँ सर ये तो होता है। अब इसमें सुनो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा दो। आपको ने एरर में देखा होगा कि कांस्टेंट टर्म को अपन हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, और सिर्फ डीपी से वैसे नहीं है, जब इसके पी से डिवाइड करोगे तो भी कांस्टेंट टर्म नीचे आएगा। अच्छा चेंज किसके वजह से आने वाला है, परसेंटेज चेंज या चेंज जो तुम निकाल लो किसके वजह से आ रहा है, मोमेंटम में चेंज काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ रहा है कि मास की वजह से आ रहा है। देख काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, अबे मैं कह रहा हूं कि जो वेरिएबल है ये मोमेंटम वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, तो इसके बदलने से ही साहब इसमें चेंज आएगा ना। मास तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो चीज कांस्टेंट होता है वो चेंज थोड़ी ना लाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिलेशन में से जो कांस्टेंट होता है उसको पहले ही हटा दे, पहले ही हटा देगा, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा तेरा √ke।
मेरी बात समझ रहा है? पहले ही कंफ्यूजन करता है भाई, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एकदम सही तरीका बता रहा हूं, जो चेंज हो रहा है फॉर्मूले में उसी को रखो, क्योंकि तुम किसका सवाल कर रहे हो? चेंज का। और चेंज कांस्टेंट की वजह से आता है कि वेरिएबल की वजह से आता है? वेरिएबल की वजह से चेंज आता है। तो जो बदल रहा है उसको रखो फॉर्मूले में, जो कांस्टेंट उसको साथ मिटा दो। बार बार एक ही टर्म लिखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, मास और 2 कांस्टेंट है, हटा दो। सिंपल रिलेशन है। अब सुनो, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो एरर वाला किया था तूने, डीपी है तो डीपी बाई पी इज इक्वल टू पावर इसका हाफ 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 डी के ई बटा के ई, और डी के ई बटा के ई मल्टीप्लाई 100 भी करो सर, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे दोनों तरफ। तो देख भाई ये कितना दिया हुआ है 2%, तो यहाँ 2 लिख दे। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आया, परसेंटेज चेंज इन पी कितना आया 1%। कैसे? ये 2 बट 1 बटा 2 गुना 2, 1% आ गया। तो तुम्हें बस ये कंसेप्ट एक बार सीखना था, आंसर तो तू डायरेक्ट लिख सकता था। समझ आया कि नहीं आया? देख सवाल, देख दूसरा सवाल, देख यहां देखना सवाल, इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड कम हो गया बाई 4%, 4.5%, चल देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ बेटा क्या लिखोगे? सुनो, मोमेंटम इज डिक्रीजेस बाय 4.5%, तो सिंपल गिवन क्या है बताओ? अच्छा छोड़ो, गिवन भी छोड़ो, तुम्हें कुछ मत करो, कुछ मत लिखो। सुनो मेरी बात, तुमको किस में चेंज चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में। दिया हुआ किस में है? डिक्रीज चेंज मोमेंटम में। तो क्या तुम ये फॉर्मूला लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, लेकिन 2m को हटाना ही है क्योंकि चेंज किसकी वजह से आ रहा है? जब चेंज देखोगे तो कांस्टेंट को साफ हटा देते हैं, तो बाई 2m को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, डन। अब सुनो, यहां पे सिंपल है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन डी के ई, जिससे करते हैं वही नीचे लिख देते हैं, के ई इज इक्वल टू 2 डी पी बाई पी। सिंपल है, एकदम सिंपल है। एरर एनालिसिस वाला तरीका सिखा रहा हूं भाई। ये के ई है तो के ई कह रहा है, तूने ऐसा लिखा था सर, हमने डेल्टा लिखा था, तूने ऐसे लिखा था क्या? डेल्टा के ई बाई के। अब तो तुम्हें याद आ रहा होगा, एरर अगर निकालना होता था, मान लो के इज इक्वल टू पी स्क्वायर है और मान लो एरर निकालना, तो यही लिखता था ना परसेंटेज के लिए, डेल्टा के ई बाई के ई, डेल्टा के ई बाई के ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी। अब यहाँ पे चेंज छोटा है तभी ये लिख पाते हैं अपन, तो डेल्टा लिखो या डी लिखो एक ही बात है ना, छोटा चेंज है ये। तो बताओ तुम्हें डेल्टा पी बाई पी गुना 100 दिया हुआ है 4.5, मतलब 5/2, सॉरी 4.5 इज 9/2, और ये गुना 100, तो ये आ जाएगा 2 गुना 9/2, 2 से 2 कटेगा 9%। सो 9% तो 5% से ज़्यादा हो गया। गिवन वाला देखता है, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया ना, वो कितना चेंज किया है, बस आंसर कुछ भी आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है, अगर इसका पावर 6 होता तो यहाँ पे तो बाहर तो 6 से गुना करते, तो 6 गुना 9/2 तो बहुत ही आ जाता, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें किस बात से मतलब है कि जो गिवन है, परसेंटेज चेंज जो गिवन है वो 5% से ज़्यादा है या कम है। समझ में आई ये बात? ये स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, एकदम आसान तरीके से बताया मैंने आपको, है ना। तुम डेल्टा भी लिखोगे तो है तो छोटा चेंज ना, वो डी जैसा ही यूज होगा। एरर में भी आप डेल्टा लिख लेते थे, लेकिन वो छोटा चेंज होने की वजह से डी था वो। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। अगर लार्ज चेंज होगा तो क्या करेंगे? कन्वेंशनल फॉर्मूला अपने पास है, वही यूज करेंगे। कन्वेंशनल फॉर्मूला वही है। देखो ये सवाल देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 189% देन फाइंड परसेंटेज चेंज। ये छोड़ो, ये सबसे पहले ये करते हैं, ये वाला करते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अब सुनो कैसे करते हैं इस सवाल को। एक सवाल मैं करके दिखाता हूं जो कन्वेंशनल तरीका है, इसको भी आसानी से करना सिखा दूंगा मैं। एक नॉर्मल तरीका जैसे करते हुए बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाया है। तो एक बात बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो 300% किस में बढ़ा है? जितना पहले था उसमें 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो ऐसे लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 300%, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये रिलेशन आपको समझ आया? बेटा मैं समझा रहा हूँ, इसका कुछ करना नहीं है,
समझना है बस, समझ आ जाए तो भी ठीक, ना समझ आए तो भी ठीक, क्योंकि सवाल तो मैं इससे करना नहीं सिखाऊंगा आपको, सवाल मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखा दूंगा, सीधा आंसर लिख पाएगा तो चिंता मत कर, लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका वो सीख ले एक बार। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। सुनना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 300% बढ़ गया सर, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना था प्लस जो था उसका 300% करके ऐड कर देंगे। 300% हो गया कि 300% बढ़ा है, 300% बढ़ा है, तो ये लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस 300% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 100 एलसीएम लोगे, काइनेटिक एनर्जी बाहर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ढंग से सोचो, ये आ जाएगा तुम्हारा 400, मतलब 4 टाइम्स ऑफ के। असल में कितना गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें लगाओगे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, तो मोमेंटम होता है तेरा p² सॉरी p इज इक्वल टू √2m_k। यहाँ भी थोड़ा सा आसान करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर करो, तो कांस्टेंट है 2m, तो उसको इग्नोर करो। अब लगाओ डेल्टा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला जो बताया था आपको, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, p फाइनल माइनस p इनिशियल बटा p इनिशियल गुना 100, है ना। तो यहाँ पे तूने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाला था, वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो मोमेंटम चाहिए, तो p इज इक्वल टू √k इनिशियल वाला, फाइनल वाला p होगा √k फाइनल, और k फाइनल कितना है, 4 टाइम्स ऑफ k इनिशियल, तो इसको लिख दोगे 4 टाइम्स ऑफ k इनिशियल, कोई बात नहीं है। तो फाइनल मोमेंटम बताओ क्या है, फाइनल मोमेंटम है √4 ऑफ k इनिशियल माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, माइनस √k इनिशियल बटा p इनिशियल, मतलब इनिशियल ये वाला √k, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, राइट। अब देखो √k कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका √4 मतलब 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आ गया 100%, तो कितना बढ़ेगा मोमेंटम 100%। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाते हो तो मोमेंटम यहाँ पे 100% बढ़ रहा है, ये आंसर आ गया आपका। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 300%, आपको समझ आया कैसे किया सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा, तो मैंने लिखा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 300% बढ़ा, परसेंटेज रहा तो 100 से डिवाइड करेंगे ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने लिखा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 2m कांस्टेंट था तो इग्नोर कर दिया, और फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू √अंडर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के टर्म से निकाला √4k, तो यहाँ पे रख दिया अपने √4k। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है किसमें, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में आप निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। तो फाइनल रहा आपका ये √4k माइनस इनिशियल है आपका √k, अरे p की वैल्यू फाइनल p इनिशियल p रामलाल, तो √4k माइनस √k बटा √k कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा तेरा 2 - 1 गुना 100, बता क्या आ गया 100%। तो ये है कन्वेंशनल तरीका। अब मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूं। अपना तरीका सर आप क्या कर लोगे इसमें, ये तो तरीका है, ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं भाई, हर सवाल को सॉल्व करने का एक अलग और आसान तरीका मैं बताता हूं, है ना। तो इसका भी आसान तरीका मैं बताऊंगा। पहले स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लो, स्क्रीन पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है। आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो सवाल वही पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, यही सवाल है। अरे वही सवाल जो भी किया था वही करके दिखाऊंगा ना यार आसानी से। अब देख इधर, काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 400% हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, तुम्हें नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी को 300 बढ़ा दिया, 300 किया नहीं है, 300 बढ़ा दिया, तो जितना होगा उसको ही 100% बोलते हैं। अरे मान ले कि अंबानी के कंपनी में 100% का मुनाफा हुआ, अंबानी को पैसे का 100% का मुनाफा हुआ, और तुम्हें भी 100% का मुनाफा हुआ, तेरा भी 100%, तो तेरा जो प्रॉपर्टी है ना तेरा खुद का 100% बढ़ गया, तो तेरे पास था ही 100 रुपए, मान ले तेरे पास 100 रुपए थे और 100% ग्रोथ हो गया, तो कल कितने होंगे तेरे पास, ईमानदारी से सोच के बता। आज तू 100 रुपए का मालिक है, रामलाल 100 रुपए वाला,
भाई साहब 100 रुपए मेरे पास, कल तेरे पैसे में 100% का ग्रोथ हो गया साहब, 100% का, तो कितने होंगे तेरे पास? 200। भिखारी का भिखारी रहेगा। तेरे पास 1 रुपए है, मान ले 1 रुपए बचा के रखा है बहुत दिनों से, 100% का ग्रोथ हो गया साहब, 2 रुपए होंगे, 2 रुपए हो गए ना। 1 रुपए था और उसमें 100% का ग्रोथ हुआ, 100% बढ़ा, तो 1 और 1 का 100%, 1 प्लस 1 2 होंगे। वे यार, और अंबानी में अंबानी का अगर 100% बढ़ गया तो अरबों करोड़ है उसके पास, उसका 100% बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है। समझ रहा है? 100% बढ़ना मतलब जितना था उसमें 100% और ऐड होगा, जितना था वो खुद ही 100% है, उसमें और होगा। तो ये कितना बढ़ा रहा है? 300%। पहले से जितना होता है उसी को 100% बोलते हैं। तो पहले से 100% था और 300% और बढ़ गया तो कितना होगा? 400%। सिंपल समझ आ गया? अब ये हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे सवाल है, सेम काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 189%। इंक्रीजेस 2 नहीं लिखा है, इंक्रीजेस बाई 189%। मतलब कितना हो जाएगा? 189% से बढ़ा है तो कितना होगा? 289% हो जाएगा। मोमेंटम इज डिक्रीजेस बाई 36%। रामलाल, मोमेंटम को 36% कम किया है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 64%। 36% कम किया तो 100% में से 36% कम करूंगा तो 64%। मोमेंटम इज डिक्रीजेस बाई 50%। 50% कम कर दिया तो 50% बचेगा। हर एकदम लॉजिक आसान है। 50% कम किया तो 50% बचेगा। 40% कम किया तो 40% कम किया तो 60% बचेगा। 20% कम किया तो 80% बचेगा। 80% कम किया तो 20% बचेगा। 70% कम कर दिया तो 30% बचेगा। अब 70% बढ़ा दिया, मान ले मोमेंटम को 70% बढ़ा दिया, 70% बढ़ा दिया तो 170% हो जाएगा। कोई लॉजिक नहीं है यार इसमें, ऐसे लिखने का कोई सेंस ही नहीं था। सिर्फ देख, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, तो फाइनली ये 400% ही द्वारा 4 गुना हो गया। समझ में आया क्या ये बात? कोई खास बात नहीं है इसमें, समझ आया ये बात? बिल्कुल आया सर। अब सुनो, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ढंग से सुनना। कोई इनिशियल फाइनल का चक्कर नहीं है, कोई इनिशियल फाइनल का चक्कर नहीं है। सुन, तुम्हें पी में चाहिए तो पी फॉर्मूला लिखूंगा मैं, रूट के ई। क्या लिख रहा हूं भाई? रूट के ई। काइनेटिक एनर्जी 400%, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर ये तो ठीक है, 400% हो गया। अब सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटाऊंगा 100 से डिवाइड करूंगा तो रूट 4 के आएगा। सुनना मेरी बात, अब सुनना। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया तो यहाँ पे 4 का फैक्टर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ गया साहब? 4 गुना बढ़ गया। तो मोमेंटम कितना गुना बढ़ जाएगा? डबल। मोमेंटम कितना गुना बढ़ गया? डबल। अब क्या करो, इसमें 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तुमने मोमेंटम निकाला कितना गुना बढ़ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 200%। पहले कितना था? 100%। अब 200% जो आया है, असल में जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो उसका परसेंटेज में चेंज हो जाता है। कोई भी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, नहीं तो एब्सोल्यूट है। जैसे यहाँ पे 400 के ही है तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, और परसेंटेज लगाने, मान लो ये 4 के ही है, इसमें परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 400% हो जाएगा। समझ में आया? तो अपने परसेंटेज के टर्म से देखना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? 100 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ कितना होगा? 200%। तो बढ़ा कितना? 100%। आंसर। सारे सवाल ऐसे ही कर दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरी बात सुनो ढंग से फिर से। क्या करना है तुम्हें? जितना बढ़ा है उसको पहले लिख लो 4 के, उसके बाद फॉर्मूला लिखो बस। कितना गुना हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हुआ तो यहाँ पे 4 रखोगे तो रूट 4 इज 2 बचेगा। सबको हटा दो, 2 बचेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पे बस फोकस करो, 2 बचेगा। 2 को 100 से गुना कर दो 200%। तो फाइनली मोमेंटम कितना हो गया? 200%। बढ़ा कितना? तो 100%। 200% होने का मतलब क्या है? 100% बढ़ा। आंसर आ गया 100%। समझ आ रहा है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो और आगे सवाल देखो। अब हर एक सवाल ऐसे ही करते तो देख, अब देख ये सवाल देख, मोमेंटम ये तो लिख लिया था ना, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लो भाई, लिख चुके हो इसको। अब देखो सवाल देखना, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ये सारा कैलकुलेशन एकदम फालतू है, टाइम पास नहीं करना, मजदूरी नहीं करना, आपको तरीका सीखना है। मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 10%। मोमेंटम को कितना बढ़ाया? 10%। तो सुन, फाइनल मोमेंटम क्या होगा बोल? 110%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर सकता है तो 0 से 0 कटेगा, 11/10 आ गया इनिशियल मोमेंटम, राइट। अब सर क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? P²/2m। 2m से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। P² मतलब इस न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर करो और कोई मतलब नहीं है। तो कितना होगा? 121/100। और
यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाल लिया 121/100। परसेंटेज देखने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 121%, मतलब 21% बढ़ा है। कितना परसेंट आ गया, 121%। पहले हमेशा वैल्यू 100% होती है, अब 121% दिख रहा है, मतलब कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया सर। और इसी सवाल को पहले जो मैंने मेथड बताया था, क्या वो 4-5 लाइन करना पड़ा था, परसेंटेज चेंज आपको फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100 करना पड़ रहा था। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है भाई, ये तो छोटे चेंज से भी आसान सवाल हो गया। चल ये करके दिखाता हूँ। इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 36%, काइनेटिक एनर्जी को 36% कम किया है, मतलब 64% हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग दोगे तो 64/100 होगा। क्या होगा, 64/100 होगा। देखो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के ही, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो 64/100, तो ये आ जाएगा तेरा 8/10। 8/10। अब क्या करो, 8 पहले क्या करो कि परसेंटेज हटा के वैल्यू निकाल लो, फिक्स वैल्यू निकाल लो कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ गया, बस कितना गुना बढ़ गया या घट गया वो निकाल लो, ठीक है ना। अब देखो उसी काइनेटिक एनर्जी जितना गुना बढ़ा है उसको रूट में रख दो, क्योंकि पी में तुम्हें परसेंटेज निकालना है रूट के ही बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बताओ, 64/100, रूट 64/100 मतलब 8/10। अब तुम्हें परसेंटेज में देखना है तो 100 से गुना कर दो लास्ट में एकदम। 100 से गुना करो तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 80% बचा, 80% हो गया। अगर 80% हुआ है तो कोई भी चीज 100% था, अब 80% है, मतलब 20% कम हुआ है। तुम्हें नहीं आ रहा भाई समझ, देख काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 189%, तो 289% हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो 289 में 100, रूट अंडर 289। अब देखो मैं ऐसे ओरली सॉल्व कर देता हूँ, हवा में। बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए एक पेज लगाते हैं भाई, वो कन्वेंशनल तरीका लगाता है। सुन मेरी बात बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 189%। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाय 189%, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 289%। परसेंटेज हटाओ तो क्या होगा, 289 में 100। अब मोमेंटम चेंज किस में निकालना है, मोमेंटम में। P इज इक्वल टू क्या, तो रूट के ही, तो 289/100। 289/100 का रूट होगा 17/10, 17/10। अब परसेंटेज में लास्ट में आंसर निकालना है, पहले परसेंटेज हटा लिया था मेन ऊपर में। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ गया वो देखना था, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ गया है, 189% देखेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो 289 में 100 टाइम्स बढ़ गया। रूट 17/10। परसेंटेज देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कटेगा तो 170%, मतलब 70% इंक्रीज हो रहा है। मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, मेरा आंसर आ गया इंक्रीजेज बाई 70%, दैट्स इट, इंक्रीज बाई 70%। समझ में आया आपको। अब आपको क्या करना है, मैं आपको मॉड्यूल से कुछ काम दे रहा हूँ, वो काम आपको करके लाना है। तो आपको करना ये है कि पेज नंबर 31 पे जाना है, मॉड्यूल 2 देख, मॉड्यूल 2 पेज नंबर 31 पे जाना है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 33 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक करना है। फिर आप डाउट पोर्टल पे उसके डाउट भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक करना है। बीच में कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो आपको पता है एरिया अंडर द कर्व किसको बताता है, समझते हो, बताओ। मान लो ग्राफ मैं बनाता हूँ, इधर देख, मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ फोर्स वर्सेस इसका, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व किसको बताता है, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब मान ले ग्राफ ऐसा बना है, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व F.S, आपने खूब किए होगा काइनेटिक्स में। और F.S क्या होता है असल में, वर्क। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा किसको बताएगा, वर्क को। तो सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन होगा और आपसे वर्क पूछेगा, तो क्या करेंगे आप, इसका एरिया कर लेंगे। और याद रखिएगा ये ऐसे देखिए, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे F.S, मान ले ऐसा ग्राफ है, तो ये होगा पॉजिटिव वर्क और ये होगा निगेटिव वर्क, ये W1 ये W2, तो नेट वर्क जो आएगा वो तुम्हारा W1 माइनस W2 आएगा, ठीक है ना। एरिया रामलाल, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। क्लियर है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए प्लीज।